जॉइंट फैमिली में अनपढ़ वर्सेस पढ़ी लिखी माँ की परवरिश। मम्मी मम्मी आज ना आप हमें थोड़ा पैसे दे दो ना, हम कैंटीन से कुछ खरीद कर खा लेंगे। हाँ मम्मी, सभी बच्चे कैंटीन का खाना खाते हैं, हमें भी कैंटीन से खाना खाना है, आप हमें थोड़ा पैसे दे दो ना आज। अरे नहीं नहीं, कैंटीन का खाना बहुत अनहेल्दी होता है, पता नहीं कैसे कैसे तेलों में वो बनाते होंगे। मैंने तुम लोगों के लिए तुम्हारा फेवरेट आलू पराठा बनाया है, चलो यही लेकर जाओ, और सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है आलू का पराठा। ये आलू पराठा आज तो बहुत मजा आएगा। मम्मी आपने चटनी दी है ना, वो लाल वाली चटनी? हाँ हाँ बिल्कुल। अब ये लो अपना टिफिन और जल्दी जल्दी जाओ, कहीं स्कूल बस ना छूट जाए। आराधना बच्चों को टिफिन देकर स्कूल भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ कमरे में मयंक और पिंकी करीना को उठाने की कोशिश करते हैं। मम्मी मम्मी उठो ना, मेरी स्कूल बस छूट जाएगी। मम्मी मम्मी उठो ना मम्मी। मम्मी और कब तक सोगी आप? आपने कहा था ना आज आप हमारे लिए चाउमीन बनाएंगे, और मैंने चाची को मना कर दिया था टिफिन बनाने से। बच्चों की आवाज सुनकर करीना बिस्तर से उठती है। उफ, ये क्या है? तुम लोगों ने सुबह सुबह चिक चिक लगा रखी है। देखो ये पैसे लो और कैंटीन से खा लेना। वैसे भी मेरे हाथों की चाउमीन अच्छी नहीं बनती, तो आज कैटरिंग से ही कुछ खा लेना तुम लोग। लेकिन मम्मी सब बच्चे टिफिन लेकर आते हैं, हम लोग ऐसे कैंटीन से कैसे खाएंगे? अच्छा नहीं लगता। अरे तो अच्छी बात है ना, तुम लोग सभी बच्चों की तरह रोज रोज रोटी सब्जी खाने से बच जाते हो, अपनी मर्जी से कैंटीन से खाना खरीद कर खा सकते हो। चलो अब तुम जाओ स्कूल। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहें। करीना बच्चों को पैसे देकर स्कूल भेज देती है और खुद तैयार होकर काम में लग जाती है। चलो तुम आलू काट लो, मैं प्याज छील लेती हूँ। उफ, प्याज तो मेरी आंखों में लगता है, मैं भिंडी काट देती हूँ, तुम प्याज छील लो। ठीक है देवरानी जी। करीना भिंडी काटती है और आराधना प्याज छीलती है। तभी अरे ये भिंडी काटने में भी बहुत मेहनत लग रही है। एक काम करती हूँ, कपड़े धोने चली जाती हूँ, वॉशिंग मशीन में डालना ही तो होगा। देवरानी जी मैं ये कपड़े धोकर आती हूँ, आप कपड़े सुखा दीजिएगा। करीना काम से बचने के लिए कपड़े धोने चली जाती है। फिर दोपहर को जब मीनाक्षी नितिन को जगाने जाती है तो अरे नितिन, तू आज काम पर नहीं गया, घर में ही बैठा हुआ है, क्यों? तुझे काम पर नहीं जाना है क्या आज? हाँ माँ, वो दरअसल मैंने 2 हफ्ते पहले ही काम छोड़ दिया था। क्यों? तू जब छोटा था तब काम किया करता था, अब बड़े होकर तेरी सारी हरकतें बिगड़ गई हैं, बिल्कुल इनडिसिप्लिन हो गया है तू। ओ मम्मी, आप भाभी से कुछ सीखो ना, कितनी अच्छी तरह से वो मुझे मेरा काम देती हैं, और एक आप हैं जब देखो तब चिक चिक करती रहती हैं। ये बिल्कुल अपनी भाभी की जुबान बोलता है, जैसे इसकी भाभी वैसा ही ये है। मीनाक्षी परेशान होकर कमरे में चली जाती है। वहीं नितिन किचन में आकर करीना से कुछ पैसे मांगता है। अरे देवर जी, आप किचन में? क्या हो गया? भाभी सुनिए ना, मुझे कुछ पैसे दीजिए, मुझे बाहर जाना है। देवर जी, ये उम्र आपकी पार्टी करने की नहीं बल्कि घर की जिम्मेदारियां संभालने की है। अब आपको अपने फ्यूचर और करियर पर फोकस करना चाहिए। बड़ी भाभी अपने खुद तो पढ़ाई लिखाई की नहीं है और बता मुझे नहीं है, चली मुझे मेरे करियर का ज्ञान देने के लिए। छोटी भाभी से कुछ सीखिए, इतना पढ़ी लिखी होने के बावजूद कैसे चिल रहती हैं। हाँ हाँ देवर जी, ये लीजिए पैसे और जाकर आराम से पार्टी कीजिए। अभी पार्टी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? नितिन पैसे लेकर चला जाता है और आराधना उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब स्कूल में लंच ब्रेक होता है तो तेरी चाची बहुत अच्छा खाना बनाती है, हमें भी देना। हाँ तो सबका टिफिन खा जाता है, हमें भी अपना खिला। हाँ मुझे भी खाना है। नहीं मेरा टिफिन है, मैं किसी को नहीं दूंगा। मयंक और बाकी बच्चे झगड़ने लगते हैं। तभी राजू निशा क्लास में आते हैं। अरे ये क्या हुआ? मैं तो हाथ धोने गया था, यहाँ झगड़िया किस लिए हो रहा है? वो तेरी चाचा के बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, उन्होंने सबकी टिफिन खा ली है और अब अपना खिलाने से मना कर रहे हैं। अरे आओ तुम लोग हमारे साथ बैठकर खाना खाओ, हमारा टिफिन भी सेम है। हाँ और मम्मी कहती है शेयरिंग इज केयरिंग। चलो हम सब बैठकर साथ में खाना खाते हैं, खाने में मजा आएगा। एक तेरे बड़े भाई बहन हैं, उनसे कुछ सीख, तेरी मम्मी तो तुझे कुछ नहीं सिखाती हैं। राजू निशा हम अभी आते हैं। मोंटू और रामू राजू और निशा के टिफिन से खाना खाने लगते हैं। हमारी कोई बात नहीं सुनता, लोग हमसे नफरत करते हैं, न जाने क्यों। अरे छोड़ना, जो भी हो हमारी मम्मी हमें गलत चीज थोड़ी सिखाएंगी। सभी बच्चे अपने अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर खाना खाते हैं और लंच खत्म होता है कि तभी टीचर क्लासरूम में आती है। ओहो बच्चों, मैंने सुना है तुम लोग हर रोज झगड़ा करती हो और सबसे पहले नाम मयंक का आता है, ऐसा क्यों? नहीं मैम, मैं झगड़ा नहीं करता, और वैसे भी इन लोगों की औकात नहीं है मेरे साथ कैंटीन में जाकर महंगी महंगी चीज खाने की।
ये क्या लैंग्वेज है तुम्हारी? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या? क्या यही सिखाया जाता है तुम्हारे घर में? मैं अभी आज ही में गार्जियन कॉलिंग करूंगी, समझ गई तुम? बदतमीज कहेंगे। टीचर गुस्से में मयंक को डांटती है और गार्जियंस को कॉल करती है। अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। अनपढ़ बहू की परवरिश की वजह से अक्सर उसके बच्चे कोई न कोई झगड़ा जरूर कर लेते थे। फिर एक दिन जब बच्चे स्कूल से लौटते हैं तो अरे आ गए तुम लोग, जल्दी जल्दी कपड़े बदलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। नहीं मम्मी, अभी मुझे खाना नहीं खाना, मैं बुआ के साथ खेलने जा रही हूँ। निशा और राजू तुरंत अनोखी के पास जाते हैं जहाँ अनोखी कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। अरे आ गए मेरे प्यारे प्यारे भतीजे, आओ बैठो यहाँ। चलो ना बुआ, हम कुछ खेलते हैं। खेलना अपनी जगह है, पहले चलो खाना खाओ। रुको, मैं अभी दोनों को खाना खिलाती हूँ। अनोखी बच्चों के कपड़े बदलवा कर उन्हें खाना खिलाने लगती है। ओह बुआ, मुझे करेला नहीं पसंद है, मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, मुझे टिंडे नहीं पसंद। अच्छा तो ये लो, ये क्या है? ये तो मेरे हाथ में है, ये कौन खाएगा? कौन खाएगा? कौन खाएगा? अनोखी आंख बंद करके बच्चों के साथ खेलते हुए दोनों को खाना खिला देती है। बुआ मेरा पेट भर गया है, आप इतनी अच्छी तरह से खाना कैसे खिला लेते हो? हाँ बिल्कुल, एकदम मम्मी की तरह, क्योंकि भाभी ने ही तो मेरी परवरिश की है और मैं हर चीज उन्हीं से सीखती हूँ। वो भी मुझे बचपन में इसी तरह खाना खिलाया करती थी। चलो अब हम खेलने चलते हैं। अनोखी बच्चों के साथ खेलने चली जाती है। अनोखी बच्चों के साथ खेलने लगती है और वहीं थोड़ी देर बाद पिंकी और मयंक भी घर लौटते हैं। अरे आगे तुम दोनों, जाओ कपड़े बदलो और खाना खाओ। मम्मी अभी नहीं। तभी नितिन वहाँ आता है। अरे क्या हुआ, तुम लोग अभी आए हो क्या? आज करेला और टिंडे बने हैं, तुम्हें पसंद नहीं होंगे। चलो बाहर से खाना मंगाते हैं। लेकिन रोज रोज बाहर का खाना। ओहो चलो ना, भाभी पैसे दे देंगी। देवा जी की वजह से तो मेरे आधे पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन अब क्या कहूँ उन्हें। छोड़ो, दे देती हूँ, ऐसे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, खाना ही तो मंगाएंगे। ये सोचकर करीना पैसे दे देती है। नितिन पैसे लेकर मयंक और पिंकी को बाहर का खाना खिलाने ले जाता है। ये सब मीनाक्षी साथ ही श्यामलाल भी देखते हैं। एक तरफ हमारी अनपढ़ बहू है जो पढ़ी लिखी न होने के बावजूद इतनी समझदार है कि बच्चों को बाहर का खाना नहीं खाने देती और अच्छी आदतें सिखाती है। सच में। और एक तरफ हमारी पढ़ी लिखी बहू है जिसके अंदर कोई समझ नहीं है। अनोखी को देखो कैसे पढ़ती है और नितिन को देखो दिन भर घूमता रहता है। अनोखी और नितिन ही इन दोनों की परवरिश का नतीजा है। न जाने अब ये लोग अपने बच्चों को क्या सिखाएंगी। बड़ी बहू पर तो मुझे आंख बंद करके विश्वास है। पहले वो पढ़ी लिखी ना हो लेकिन ज्ञान का सागर है उसके अंदर, लेकिन छोटी उसका क्या। करीना पैसों के दम पर केयरलेस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करती है, साथ ही अपने देवर नितिन की भी आदतें बिगाड़ती है। वहीं एक दिन जब बच्चे मोहल्ले में सबके साथ खेल रहे थे तो क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों खेल रहे हो? तेरे भाई ने मेरी बॉल छीन ली है। महंगी बॉल तुम्हारी नहीं है, इसे वापस कर दो। मम्मी कहती हैं कि हमें दूसरों की चीज नहीं लेनी चाहिए। हाँ ये हमारी बॉल है, हमें वापस करो। नहीं ये हमारी है, और जब तक मम्मी हमें नया बॉल खरीद कर नहीं देंगी हम इसे तुम्हें रिटर्न नहीं करेंगे। हाँ हाँ मैं नहीं दूंगा, तुम लोग क्या कर लोगे? ऐसे कैसे नहीं देगा, मैं छीन लूंगा जो। रुक अभी बताता हूँ तुझे। मयंक और पिंकी बच्चों से झगड़ा करने लगते हैं और धीरे धीरे बच्चों के बीच मारपीट का माहौल बन जाता है। दीदी चलो साथ देते हैं, हमारे बड़े भाई बहन है। नहीं गलत में साथ नहीं देती, मम्मी को बुलाते हैं क्योंकि मम्मी कहती है कि झगड़ा नहीं करते। निशा घर जाकर आराधना और करीना को बुलाकर लाती है और दोनों बच्चों को लड़ने से रोकती है। ये क्या है पिंकी और मयंक, क्यों लड़ रही हो? बच्चों इस तरह लड़ते नहीं हैं। पिंकी, मयंक, ये बॉल तुम्हारी नहीं है, दे दो इसे वापस। अरे ये बॉल लेकर क्या करोगे, शाम को मैं नहीं दिला दूंगी। देवरानी जी आप ये क्या कर रही हैं? बच्चों को समझाने की जगह लालच दे रही हैं। अच्छा तो अब एक अनपढ़ मुझे सिखाएगी क्या सही है और क्या गलत? जेठानी जी आप मेरे और मेरे बच्चों के बीच में ना ही बोलिए तो अच्छा होगा। करीना बच्चों को लेकर अंदर चली जाती है और आराधना सोच में पड़ जाती है। मम्मी भैया गलत थे ना? अगर पता था तो उस वक्त क्यों नहीं दिया उनका साथ? क्योंकि वो अपने हैं। आराधना घुटनों पर बैठकर बच्चों को समझाती है। देखो बच्चों, चाहे रिश्ता कोई भी हो, अगर कोई गलत है तो हमेशा सही का साथ देना चाहिए। जैसे कि गीता में अर्जुन ने अपने भाइयों के खिलाफ जाकर लड़ाई की थी। समझ गया मम्मी, सही गलत सबसे जरूरी होता है, किसी भी रिश्ते में ज्यादा जरूरी है आपसे मैं हमेशा सही का साथ दूंगा, न कि रिश्तों का। आराधना बच्चों को समझाकर घर के अंदर ले जाती है और उन्हें अच्छी आदतों के साथ गीता रामायण जैसी पुस्तकों से सीख देती है। वहीं पढ़ी लिखी माँ के बच्चे, मम्मी बहुत हो गया, अब आप हमें PC5 दिलाओ ना।
ये क्या जिद है? अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम्हें इतना महंगा गेम दिलाया था। देखो मम्मी, पिछली बार आपने पिंकी को बार्बी डॉल दिलाई थी, इस बार मुझे PS5 चाहिए। मम्मी, आप हम दोनों को PS5 दिला दीजिए, वरना हम आपका सिर खा जाएंगे सुबह शाम। बच्चे बहुत बुरी तरह से जिद करने लगते हैं और करीना परेशान हो जाती है। हे भगवान, अगर ये PS5 नहीं दिलाया तो ये दोनों पूरी छुट्टियां मेरे दिमाग को खा जाएंगे। कौन इनके पीछे अपना सर दर्द करवाए, दिला ही देती हूँ। करीना अगले दिन PS5 दिलाने का वादा करती है और अगली सुबह उठ करके घर के कामों में लग जाती है। हे भगवान, भला क्या कोई इतना काम करता है? दिन रात बस काम ही काम करना पड़ता है। ऊपर से ये गर्मी, सच कहूँ तो जान ही निकल जाती है। करीना किचन में आती है जहाँ आराधना काम कर रही होती है। देवरानी जी, क्या हुआ? आपने सब्जी बना ली? मैंने आटा सान लिया है। हाँ, महारानी तो आएंगी ही काम करने। मम्मी जी की नजर में अच्छी बहू जो बनना है, इसकी वजह से तो मुझे और भी ज्यादा काम करने पड़ते हैं। ना जाने इनसे कब छुटकारा मिलेगा। क्या हुआ देवरानी जी, क्या सोचने लगी अब? कुछ नहीं, चलिए काम करते हैं। दोनों किचन में काम करने लगती हैं, तभी अनोखी आती है। भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मेरे लिए कुछ बना दीजिए ना। हाँ ननन जी, क्यों नहीं, बताइए क्या खाएंगे? तभी नितिन भी आता है। भाभी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे बाहर जाना है। देवर जी, आप हर रोज पैसे क्यों मांगते हैं? ये ठीक नहीं है। भाई, आप कितने पैसे उड़ाते हैं? इतना तो शायद घर खर्च भी नहीं होगा। तुम लोग चुप रहो, जब छोटी भाभी को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों है? लेकिन देवर जी, ये गलत है। तुम अपना मुंह बंद करो, मुझे मत सिखाओ क्या करना है और क्या नहीं। देवर जी, ये लीजिए पैसे, बाहर से ऑर्डर कर लीजिए। नितिन पैसे लेकर चला जाता है और बाहर का खाना मंगाता है। वहीं आराधना अनोखी के लिए खाना बनाने लगती है। क्या तुम्हें कुछ बनाना भी आता है? अगर मुझे नहीं आता तो क्या हुआ, आप है ना। आराधना किचन में काम करने लगती है और करीना पिज्जा बनाकर अनोखी को ले जाकर देती है। भाभी, ये पिज्जा? हाँ, आजकल बच्चों को यही पसंद होता है, इसीलिए मैंने आपके लिए पिज्जा बनाया है। लेकिन भाभी, मैं पिज्जा नहीं खाती। बड़ी भाभी ने कभी भी बचपन में मुझे पिज्जा नहीं खाने दिया था, इसी वजह से अभी भी मुझे इन सब की आदत नहीं है। क्या सच में तुम पिज्जा नहीं खाती? हाँ भाभी, जैसी परवरिश मिली है वैसी आदत है। अनोखी पिज्जा खाने से मना कर देती है और करीना परेशान हो जाती है। कुछ दिनों बाद सैलरी मिलते ही करीना अपने बच्चों के लिए PS5 लेकर आती है। ये हुर्रे हुर्रे, मम्मी आपने हमारे लिए PS5 लाया है। मम्मी, आप बहुत अच्छी हो। शोर ज्यादा मत करो, ये हमारा है, किसी और को मत देना। लेकिन हम सब साथ में खेल सकते हैं। जो चीज हमारी है वो सिर्फ हमारी है, किसी और की नहीं। लेकिन बड़ी चाची कहती है शेयरिंग इज केयरिंग। तुम मेरे बच्चे हो या उनके, जो मैं सिखा रही हूँ वही सीखो, और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। करीना वहाँ से चली जाती है और बच्चे गेम खेलने लगते हैं। रात को करीना अपनी दोस्त से बात करती है और जॉइंट फैमिली में काम करने की वजह से हो रही परेशानियों को बताती है। अब समझ आया तो फोन क्यों नहीं करती? हाँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, तो अलग क्यों नहीं हो जाती? घर भी जॉइंट है, बंटवारा मुश्किल है। अलग रहना शुरू कर दे एक ही घर में। वैसे भी मैं तुझे बंटवारा करने के लिए नहीं बल्कि सेट करने को बोल रही हूँ। एक ही घर में रहे, सिर्फ खुद से मतलब रख। हाँ, ये सही है, इससे मुझे ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा और घर की प्रॉपर्टी में भी बराबर हिस्सा होगा। करीना ये सोचकर फोन रख देती है और सभी को खाना खिलाकर सुला देती है। इसी तरह फिर अगले दिन मीनाक्षी आवाज लगाकर करीना को बुलाती है। बहू, इधर आना जरा। जी मामी जी, कहिए क्या हुआ? बहू, तू भूल जाती है कि हम एक ही परिवार में रहते हैं, हमारा जॉइंट फैमिली है, इस तरह भेदभाव नहीं कर सकते। क्या हुआ मामी जी, मैंने क्या भेदभाव कर दिया? घर के सारे काम तो करती ही हूँ। बहू, तुमने बच्चों में भेदभाव किया है। तुमने अपने बच्चों को PS5 दिला दिया और बड़ी बहू के बच्चों का क्या? इस घर में जो भी आता है वो बराबर बांटता है। मैं यहाँ सबका ठेका लेकर नहीं बैठी हूँ। मेरे बच्चों ने जिद की तो मैंने दिला दिया, आगे भी करेंगे तो दिलाऊंगी। लेकिन बहू, ये गलत है। हर जिद पूरी करना बच्चों की आदत बिगाड़ देता है। उन्हें कुछ पाने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए, जैसे एग्जाम में फर्स्ट आना। मामी जी, आप उस अनपढ़ बहू की तरह क्यों बातें कर रही हैं? बहू, वो अनपढ़ है लेकिन अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी करती है। एक अनपढ़ माँ अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर सकती। मैं तंग आ गई हूँ इस जॉइंट फैमिली से, मुझे बंटवारा चाहिए। बहू, मुंह संभाल कर बात कर। क्या कह रही है तू, तुझे पता भी है? मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। आज से मैं अलग रहूंगी और देखिएगा, उस अनपढ़ से भी ज्यादा अच्छी अपने बच्चों की परवरिश करूंगी। वो भले अनपढ़ है लेकिन उसके अंदर ज्ञान का सागर है। तभी कार्तिक और अभिषेक वहाँ आते हैं। करीना, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें तमीज भी है बात करने की?
देखिए, अलग भी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आप इतने सारे पैसे कमाकर घर में लेकर आते हैं और आपके भाई हैं जो सादा पैसे भी नहीं कमाते लेकिन हकदार बराबर के हैं। इनकी वजह से मैं शॉपिंग भी नहीं कर पाती। तुम पागल हो गई हो क्या? वो मेरे बड़े भैया हैं, अगर 2 पैसे कम भी दे दे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं ये सब नहीं झेल सकती। मैं खुलकर जीना चाहती हूँ। या तो बंटवारा होगा या मैं मायके चली जाऊंगी। करीना गुस्से में चली जाती है और मीनाक्षी परेशान होकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है घर में। मम्मी जी, जबरदस्ती साथ रखने से रिश्ता नहीं चलता। अगर देवरानी जी अलग रहना चाहती हैं तो शायद वही सही है। तुम लोग कहना क्या चाहते हो? अगर घर में एक लकीर खिंच जाए तो चलेगा, लेकिन दिलों में नहीं। बाकी आप घर की बड़ी हैं, फैसला आपके हाथ में है। आराधना वहां से चली जाती है और सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। पूरी रात सोचने के बाद सुबह मीनाक्षी और श्यामलाल मंदिर के सामने बात करते हैं। जो मैं सोच रही हूँ, क्या आप भी वही सोच रहे हैं? हाँ, बड़ी बहू सही कह रही है। पढ़ाई से नहीं, परवरिश से इंसान की पहचान होती है। सच में बड़ी बहू की माँ ने बड़ी बहू को बहुत अच्छी परवरिश दी है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हाँ, बहू ने सही कहा है। लोगों के दिलों में लकीर खींचने से अच्छा है घर में लकीर खिंच जाए। श्यामलाल घर आकर हॉल के बीचों बीच पढ़ी लिखी बहू की वजह से लकीर खींच देता है। आज से ये हिस्सा बड़ी बहू का और ये हिस्सा छोटी बहू का। करीना खुश हो जाती है। यही तो मैं चाहती थी। अब मैं अपने बच्चों को अपनी तरह से पालूंगी। किसी को हिसाब देना जरूरी नहीं रहेगा। भाभी, क्या ये सही है? हाँ, क्यों नहीं, अब सब अच्छा होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। नितिन करीना के साथ हो जाता है। भाभी, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? घर में लकीर खिंची है, रिश्तों में नहीं। तुम जहाँ चाहो रह सकती हो। इस तरह देवर और नंद की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। नितिन पैसों के चक्कर में पढ़ी लिखी बहू के साथ रहकर और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। वहीं आराधना बहू अपने बच्चों के साथ अपनी नंद की भी अच्छी परवरिश कर उसे भी सुधार देती है। अब आ रहा है ना मजा। वाह, बंटवारे के 2-3 दिन ही हुए हैं, लेकिन ना मुझे ज्यादा काम करना पड़ रहा है और ना ही कोई टेंशन है। मेरी जिंदगी अब बिल्कुल आराम से चल रही है। काश ये बंटवारा पहले ही हो जाता। एक तरफ करीना बंटवारे से खुश होती है तो दूसरी तरफ आराधना घर के माहौल को लेकर परेशान होती है। बंटवारा होने के बाद घर में जैसे चुप्पी सी छा गई है। बच्चे आपस में खेलना बंद कर चुके हैं और बड़े भी परेशान रहने लगे हैं। जो मजा सबके साथ है वो अकेले में कभी नहीं आता। पता नहीं ये बात देवरानी जी को कब समझ में आएगी। समय बीतता है और एक दिन करीना एसी चलाकर सो रही होती है, तभी नितिन कमरे में आता है। अरे देवर जी, आप इस वक्त? भाभी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। देवर जी, आप हर वक्त पैसे क्यों मांगते रहते हैं? कल ही तो पैसे दिए थे और सुबह 5 बजे पार्टी करके आए हैं। भाभी, आप मुझ पर रोक टोक मत लगाइए। मुझे पैसे चाहिए तो बस चाहिए। ये क्या तरीका है बात करने का? आप जब माँ से ऐसे बात कर सकती है तो मैं आपसे क्यों नहीं? हे भगवान, हर रोज कोई ना कोई नींद खराब करने आ जाता है। करीना मजबूरी में परेशान होकर पैसे दे देती है और नितिन चला जाता है। कुछ देर बाद मीनाक्षी को अनोखी के रिश्ते की बात याद आती है। अरे हाय तैया, मैं तो भूल ही गई, आज अनोखी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। कोई बात नहीं मम्मी जी, हम सब मिलकर तैयारी कर लेंगे। घर में तैयारी शुरू हो जाती है और अनोखी सज कर ट्रे में चाय लेकर आती है। वाह, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। आजकल तो ऐसे बच्चे कम मिलते हैं। इसकी परवरिश मेरी बड़ी बहू ने की है। तब तो सच में बहुत अच्छी परवरिश है। सभी लोग रिश्ता पक्का करने ही वाले होते हैं कि तभी नितिन नशे की हालत में धुत हाथ में बियर लिए घर के दरवाजे पर आता है। मैं शराबी नहीं हूँ, लेकिन मुझे में नशा है। मैंने पिया नहीं है, मुझे पिलाया गया है। नितिन की हालत देखकर सब चौंक जाते हैं। ये कौन है जो इस तरह शराबियों की तरह घर में घुसा आ रहा है? इसे मारकर घर से बाहर भगाइए। अरे जीव दर्शन, ये इसी घर का छोटा बेटा है, लेकिन क्या इस घर की बेटी ऐसी हालत में? हे भगवान, ऐसे घर में हम रिश्ता नहीं कर सकते हैं। अगर बेटा ऐसा है तो घर के संस्कार कैसे होंगे? हम ऐसे शराबी घर की लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते हैं। वीरेंद्र और रूबी रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। बहू मिल गया तुझे बंटवारे का नतीजा। नितिन की हालत देख ली तूने? वो बंटवारे के बाद और भी ज्यादा बिगड़ गया है। पहले ऐसा नहीं था, अब दिन रात नशे में रहता है। मम्मी जी, मैं क्या करूं? वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। अगर बचपन में सही परवरिश दी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। सब लोग करीना को डांटते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। हद है, गलती देवर जी की है और डांट मुझे पड़ रही है। अब इसी तरह धीरे धीरे पैसे और अमीरियत की वजह से नितिन बिगड़ने लगता है। वहीं एक दिन जब पिंकी और मयंक स्कूल जा रहे थे। अरे बच्चों, थोड़ा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। नहीं, हम अपना पानी किसी को नहीं देते।
और आप जैसे लोग मिनरल वाटर पीने की औकात नहीं रखते हैं। दोनों सुमित्रा को प्यासा छोड़कर चले जाते हैं। ये सारी चीज कुछ औरतें देखती हैं। हाय हाय, देखो कैसे बच्चे हैं, न बड़ों की इज्जत है ना संस्कार। इतनी छोटी उम्र और औकात की बात करते हैं। संस्कार तब होंगे जब परवरिश सही होगी। न जाने माँ ने क्या सिखाया है। इतने छोटे बच्चों में अमीर गरीब का भेदभाव कौन करता है। मैं तो बस पानी ही मांग रही थी, इतना सुनाने की क्या जरूरत थी। जाने दो, जहाँ जाएंगे खुद नाम खराब करेंगे। ऐसा लगता है कि किसी ने अच्छे संस्कार ही नहीं दिए हैं, न ही कुछ सिखाया है और न ही समझाया, बस बैग टांग कर स्कूल भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में अनोखी निशा और राजू के साथ खेलती है। अरे मैंने रामायण का इंग्लिश वर्जन मंगाया था। निशा, राजू जाकर ले आओ, लगता है डिलीवरी बॉय आया है। हाँ वो अभी जाते हैं। निशा और राजू दरवाजे पर जाकर डिलीवरी बॉय से ऑर्डर लेते हैं। अंकल आप बहुत थक गए हैं, इतना पसीना आ रहा है। अरे क्या करे बेटा, काम है, करना पड़ता है, ऊपर से गर्मी भी बहुत है। 1 मिनट रुकिए अंकल, हम अभी आते हैं। आप गर्मी में थक गए होंगे, आपके लिए पानी लेकर आते हैं। निशा और राजू अंदर जाकर पानी लाते हैं और डिलीवरी बॉय को देते हैं। ये लीजिए अंकल, पानी पी लीजिए। अरे बहुत अच्छे संस्कार हैं तुम लोगों के। घर आया इंसान भगवान रूपी होता है, ये बात आज तुम लोगों ने साबित कर दी। मैं तो फिर भी डिलीवरी देने आया था, लेकिन तुम्हारे संस्कार देखकर मेरे पूरे दिन की थकान मिट गई है। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सो मच अंकल, बाय बाय। डिलीवरी बॉय बच्चों की तारीफ करके चला जाता है और बच्चे ये सब आराधना को बताते हैं। देखो बच्चों, अच्छे काम करने पर लोग खुद तारीफ करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। हाँ मम्मी, हम आपकी हर बात याद रखते हैं। हम बड़े होकर आपके जैसे बनेंगे। मैं पढ़ नहीं पाई, लेकिन तुम लोग पढ़कर बड़े ऑफिसर बनना और अपने सपने पूरे करना। हम जरूर करेंगे मम्मी। इस तरह बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद आराधना अपनी माँ होने का फर्ज नहीं भूलती और अपने बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझाती है। कुछ दिन बाद घर में मेहमान आते हैं और मीनाक्षी सबको बुलाती है। अरे बच्चों आओ, मेहमान आए हैं, पैर तो छू लो। अरे नहीं नहीं, बच्चों से प्यार की छुआन है। नहीं, ऐसी बात नहीं, बच्चों के संस्कार यहीं से दिखते हैं। मयंक, पिंकी और नितिन बाहर आते हैं। मैं नाती के पैर नहीं छुड़ा। हम क्यों किसी के पैर छुए? मम्मी कहती है खुद को इम्पोर्टेंस दो। हमारे पास टाइम नहीं है। तीनों बदतमीजी से मना करके चले जाते हैं। तभी निशा, राजू और अनोखी आते हैं। अरे आंटी आप, नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। तीनों पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। एक ही घर के बच्चे और इतना फर्क क्यों? उनकी परवरिश छोटी बहू ने की है और इनकी बड़ी बहू ने। तो बड़ी बहू की माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए होंगे। बिल्कुल सही कहा। सभी आराधना की तारीफ करने लगते हैं, साथ ही उसकी माँ को भी। कुछ दिन बाद करीना कमरे में परेशान बैठी होती है। अब तो सबकी वजह से मुझे भी ताने सुनने पड़ रहे हैं। अब मैं भी बच्चों को डांट कर रखूंगी। इसके बाद जब दोपहर में पिंकी और मयंक पैसे मांगते हैं तो मम्मी पैसे दो, आइसक्रीम खाना है। नहीं है मेरे पास पैसे। लेकिन आपने ही कहा था कि आज आप हमें आइसक्रीम खिलाओगी। दोबारा मांगा तो थप्पड़ पड़ेगा, निकलो यहाँ से। पिंकी और मयंक दुखी होकर बाहर जाते हैं। मम्मी ने ऐसा क्यों किया? अगर पैसे नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? चलो दुकान से आइसक्रीम लेते हैं, पैसे नहीं देंगे। कहीं मम्मी डांटेंगी तो नहीं? कुछ नहीं होगा। दोनों दुकान से आइसक्रीम लेकर बिना पैसे दिए भाग जाते हैं। धीरे धीरे पिंकी और मयंक की ये आदत बढ़ने लगती है और कभी कभी पैसे न मिलने पर करीना के पर्स में से चुरा लिया करते थे। फिर एक दिन, ये रोज रोज मेरे पर्स से पैसे क्यों गायब हो रहे हैं? कौन चुरा रहा है मेरे पैसे? किसी को कुछ कहूंगी तो मेरी ही परवरिश पर सवाल उठेंगे। इससे अच्छा सारे पैसे कहीं और रख देती हूँ। करीना अपने पर्स के सारे पैसे मसालों के डिब्बे में छुपाकर खाली पर्स रख देती है। वहीं पार्क में मयंक, पिंकी और नितिन बैठकर बात करते हैं। भाभी मुझे फोन लेने के लिए पैसे नहीं दे रही हैं। अब लगता है मुझे भी तुम लोगों का तरीका अपनाना पड़ेगा। चाचू आप चिंता मत करो, मैं अभी मम्मी के पर्स से पैसे लेकर आती हूँ। पिंकी चुपके से घर जाकर पर्स खोलती है। अरे ये पर्स तो खाली है, लगता है मम्मी के पास पैसे नहीं है। चलो दुकान से आइसक्रीम ले लेते हैं। अगर ये गलत होता तो कोई हमें रोकता। कोई नहीं रोक रहा मतलब गलत नहीं है। मयंक और पिंकी दुकान से आइसक्रीम लेकर बिना पैसे दिए भागने लगते हैं। अरे चोर चोर चोर, इतने छोटे बच्चे और चोरी करते हैं, पकड़ो इन्हें। दुकानदार बच्चों के पीछे भागता है, लेकिन बच्चे दौड़कर हाथ से निकल जाते हैं। अरे न जाने किसने ऐसे बच्चों की परवरिश की है, संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब इसी तरह घर से पैसे चुराने से लेकर दुकान तक, और अब धीरे धीरे बच्चों की आदत इस तरह बिगड़ जाती है कि वो चोरी जैसे गुनाह को भी खेल समझने लगते हैं। मुझे आईफोन चाहिए, मतलब चाहिए।
चाचू ये आईफोन क्या होता है? अरे बहुत महंगा होता है और बहुत अच्छा भी। अब तुम लोग मेरा साथ दो, हम सुमित्रा आंटी के घर से पैसे चुराएंगे। नहीं चाचू ये बहुत गलत है, अगर किसी ने देख लिया तो? अगर किसी को देखना होता तो अब तक देख लेते, कोई नहीं देखेगा। तीनों मिलकर सुमित्रा के घर से पैसे चुरा लेते हैं। जब सुमित्रा को ये बात पता चलती है और उसके घर में पैसे गायब होते हैं तो घर में इतने पैसे थे, कहाँ गए, किसने चुराए? सुमित्रा गली मोहल्ले के हर घर में जाती है और फिर मीनाक्षी के घर भी आती है। क्या सच में? ये तो बहुत बुरा है। किसी के घर से चोरी नहीं करनी चाहिए। आप जाकर पुलिस में कंप्लेंट करवाइए। हाँ, मैं सबूत के साथ इन चोरों को पकड़ूंगी और मसल कर चटनी बना दूंगी। जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। जब जिंदगी भर जेल की हवा खाएंगे तब अकल आएगी। ये सब कमरे में बैठे बच्चे भी सुन रहे होते हैं। मुझे डर लग रहा है, पुलिस हमें पकड़ लेगी क्या? हमने तो मजाक में किया था, इतना बड़ा मामला बन जाएगा हमें नहीं पता था। सुमित्रा पुलिस में शिकायत कर देती है और पुलिस तुरंत इंक्वायरी शुरू करती है। कैमरा में रिकॉर्ड होने की वजह से असलियत सामने आ जाती है और पुलिस सुमित्रा के साथ मीनाक्षी के घर आती है। ए बच्चों को बुलाइए, सर सामने आ जाएगा। बच्चे रोते हुए सारी सच्चाई बता देते हैं। क्या इतने बड़े संयुक्त परिवार पैसे होने के बावजूद बच्चे आप सभी से यही सिखाते हैं? क्या बच्चों के यही संस्कार हैं? यहीं पर वृक्ष है जो वो किसी और के घर जाकर चोरी करते हैं। कौन है इनकी माँ? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? आज तुम लोगों की वजह से मेरी परवरिश पर सवाल उठे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। करीना गुस्से में पिंकी और नितिन को थप्पड़ मारती है। भाभी, अगर आप हमारी चोरी गलत है तो आपकी क्यों नहीं? मैंने कौन सी चोरी की? मम्मी, आप ही तो पापा के पास से पैसे लेती हो। मुझे शॉपिंग करनी है, थोड़े पैसे दे दीजिए। इस महीने बजट टाइट है, पैसे नहीं है। कार्तिक के जाने के बाद करीना पर्स में से पैसे निकालती है और बच्चे देख लेते हैं। मम्मी, आप चोरी कर रही हो? नहीं, इसे चोरी नहीं कहते, मैं अपने पति के पैसे ही तो ले रही हूँ। बहू, तुम बच्चों को क्या सिखा रही थी? खुद गलत कर रही थी। एक माँ बनने के बाद हर गलत काम छोड़ देना चाहिए। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी गलती का असर बच्चों पर पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे संस्कार दोगे तो बच्चे चोरी ही करेंगे। अभी छोटे हैं इसलिए छोड़ रहे हैं। सर माफ कर दीजिएगा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। पुलिस चेतावनी देकर चली जाती है और घर में सभी शर्मिंदा खड़े रहते हैं। इसमें गलती सिर्फ बच्चों की नहीं है, परवरिश की भी जिम्मेदारी होती है। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। इन सब में गलती ना बच्चों की और ना ही देवा जी की। गलती मेरी ही है, मेरी परवरिश की है। मुझे बेहद अफसोस है कि मैं एक अच्छी माँ बनकर अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दिखा पाई। देवरानी जी, मैं पहले भी आपको यही समझा रही थी। बच्चों को पैसे देकर हर छोटी छोटी बातों में उनकी जिद को पूरी करके आप नहीं बिगाड़ रही थी, संभाल नहीं रही थी। मैंने शायद हमेशा अनपढ़ कहकर आपको नीचा दिखाया, लेकिन आज समझ आया कि अच्छी परवरिश पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी होती है। तुमने अपने बच्चे को जो संस्कार दिए हैं वही असली शिक्षा है। मुझे माफ कर दो। माफी की कोई जरूरत नहीं है। अगर समझ आ गया है तो वही सबसे बड़ी बात है। तो क्या बहू, तुझे अभी भी ऐसा लगता है कि एक अनपढ़ माँ अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे सकती? एक अच्छी परवरिश के लिए पढ़ा लिखा होना ज्यादा जरूरी है। नहीं मामी जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं जिठानी जी पर उनकी पढ़ाई को लेकर कभी उंगली नहीं उठाऊंगी। काश मेरे बच्चों की भी परवरिश आप करती। अभी भी देर नहीं हुई है भाभी। अगर ये दूरियां खत्म हो जाए तो हम सब फिर से साथ रह सकते हैं। बड़ी भाभी भी बच्चों की देखरेख करेंगी तो सबकी परवरिश ही अच्छी होगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं बहू, अगर तुम दोनों चाहो तो घर की कड़वाहट खत्म हो सकती है और ये लक्ष्मण रेखा भी मिट सकती है। सभी लोग मिलकर घर के बीच बनी लक्ष्मण रेखा को मिटा देते हैं और फिर अनपढ़ बहू साथ ही पढ़ी लिखी बहू दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियां संभालती हैं और साथ मिलकर बच्चों की परवरिश करती हैं।